बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। सबसे पहले टीम बाखबर की तरफ से यौम पाकिस्तान और रमज़ान मुबारक पर आप सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब। और उसके बाद हम आज के फर्स्ट मौजू के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमरीकी हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए प्राया कंसल्टेंट के नाम से एक फर्म की खिदमात हासिल की हैं। ये ख़त जो है अब सोशल मीडिया के ऊपर, ये दस्तावेज जो है वो वायरल हो चुकी है। और इस फर्म को जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ $8,333 माहाना अदा करेगी। ये क्यों अदा करेगी, ये फर्म क्या करेगी? ये फर्म जनाब आपको पीटीआई को जो है माहिराना मशवरा दिया करेगी, आम शख्सियात से मुलाकातें करवाएगी और मुलाकातों के हवाले से रहनुमाई भी करेगी। ये पहला वाक़या नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से साइफर वाला मामला सामने आया था उसके बाद से वो मतलाशी है कि किसी तरीके से जो डैमेज इन ताल्लुकात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अमरीकी हुकूमत के दरमियान आ चुका था उसको किस तरह से ब्रिज करना है, किस तरह से डैमेज कंट्रोल करना है। उसके लिए उन्होंने पहले फेंटन आरलॉक फर्म नामी जो एक फर्म थी उसकी भी खिदमात हासिल की थी और उससे पहले कुछ शख्सियात की भी खिदमात हासिल की थी। और उन शख्सियात का ताल्लुक किन इदारों से था, इस पर भी इस प्रोग्राम में हम जरा बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि ज़ल्मे खलीलजाद साहब आजकल पै दर पै जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की जो दाखिली मामलात हैं उनके ऊपर किसने उनको हक दिया है कि वो बात करें। और इसके ऊपर जो दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई के जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो इनकी ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। वो रहनुमा जो ये कहते थे कि क्या हम कोई गुलाम हैं, जो आप कहें हम मान जाएं। इस पर जरा बात की जाएगी। सबसे पहले जनाब पैनल से तारुफ करवा देते हैं। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब और डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब। लाहौर स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं आगा इकरार हारून साहब। स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रही हैं शनीला मार साहिबा और डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब। आप तमाम जो पैनलिस्ट हैं आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, सर पहला सवाल आपसे होगा। ये फरमाइएगा कि अमरीकी साइफर साजिश से अमरीका को खुश करने तक की पॉलिसी, हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहें मान जाएं का नारा लगाने वाले आज अमेरिका को खुश करने के लिए इतने बेताब क्यों नजर आ रहे हैं? ये जो हकायक आपने सामने रखे हैं इससे पीटीआई की जो मुनाफिकाना सियासत है वो खुलकर सामने आई है। आपको याद होगा कि इससे पहले कि इन्होंने एक अमेरिका मुखालिफ बयानिया अपनाया 27 मार्च को 2022 को, उस वक्त उन्होंने ये काम किया था जी। और उससे पहले ही भी ट्रंप जब सदर थे आपको याद होगा कि वो किस तरह से जाके उनके घुटनों में जाके बैठे और सर्द जंग में जो पाकिस्तान की खिदमात थी ज़ियाउल हक के दौर की उसकी तारीफ़ की। लेकिन फिर इन्होंने इस ख़त को एक जवाज़ बनाकर पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे उनको ख़राब किया। लेकिन उनको पता था कि अगर इन्होंने सियासत करनी है और कभी इक़्तिदार में आना है तो ये नहीं हो सकता कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब किए जाए। ठीक। तो डेविड फेंटन, जिसका आपने ज़िक्र किया, फेंटन आरलॉक, ये वो साहब हैं जो कि एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक चलाते रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम भी शामिल है। लेकिन उनको इसकी कोई परवाह नहीं थी। फिर उन्होंने इनके जो साबिक मुआविन खुसूसी थे इफ्तिखार दुरानी साहब, उनके दस्तखत के साथ इस्लामाबाद में अमरीकी CIA के जो स्टेशन चीफ थे रॉबर्ट ग्रेनिये, उनके साथ इसी तरह की लॉबिंग का फर्म का एक एग्रीमेंट किया। अमरीकी CIA के इस्लामाबाद स्टेशन चीफ बहुत मशहूर हैं, उनके साथ पीटीआई के एक सरकर्दा रहनुमा ने एग्रीमेंट किया। जी जी, उनकी एक मशहूर किताब भी है जी, रॉबर्ट ग्रेनिये। तो वो किया और अब ये ताज़ा तरीन आप जो है वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से ये किया है। तो आपको नज़र आएगा कि जो पीटीआई की जो अमेरिका में जो उनके मुआवनीन और उनके जो मद्दा और उनके जो फाइनेंसियर्स हैं जी, वो मुसलसल कैंपेन कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वहाँ पर कोई जमहूरियत नहीं है, वहाँ पर जो है वो फ़ौज की हुकूमत है, तो वगैरह वगैरह ये करके जो है वो अमेरिकी हुकूमत
का दबाव पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पे और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर बढ़ा रहे हैं, ताकि एक नया कोई एनआरओ उनको मिले जो कानूनी मुकदमात हैं, जो तशद्दुद की कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं, उससे उनको कोई बचत हो और दबाव डाला जाए अदलिया पे और दूसरे इदारों पे कि जो इनके मनपसंद इलेक्शन की जो डेट थी वो हासिल हो। इससे पहले भी इन्होंने कोशिश की कि आर्मी चीफ इनकी मर्ज़ी का लगे और मौजूदा आर्मी चीफ के तैनाती के राह में उन्होंने रुकावटें डाली, तकरीरें की। तो ये तमाम चीज़ें जो है अभी जो काफ़ी आपको कांग्रेसमैन और सेनेटर जो बढ़ चढ़ के इमरान खान की हिमायत और पाकिस्तान में जमहूरियत का पेट में जो मरोड़ उनको उठ रही है, उसके पीछे जो है वो ये लॉबिंग फर्म्स हैं। ठीक है। तो पैसा जो है वो बोलता है और सर चढ़कर बोलता और है। अगर पैसा डॉलर हो तो ज्यादा बोलता है। ठीक है जी, वहां पर तो डॉलर ही चलता है। जी शर्मिला अमार साहबा फरमाइएगा, हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ धोखा देते हैं, बाजीगर बहुत। हम कोई गुलाम हैं कि जो स्ट्रेटजी है खान साहब की, वो तो कई गाड़ियों के पाकिस्तान में जो मासूम शहरी हैं वो कई गाड़ियों के पीछे भी लिखा होता है एब्सोल्युटली नॉट, और हम कोई गुलाम हैं। तो आप ये फरमा दीजिएगा कि इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं इनके आने के बाद खान साहब क्या बयानियां तराशेंगे, क्या बताएंगे कि अब अमेरिका से यारियां और इतना इंतजार है उनको कि किसी तरीके से कोई आउटकम निकल आए अमेरिका से। तो इस पे आप जरा अपनी राय का इजहार कीजिएगा। देखें, खान साहब की जो सियासत है वो कभी भी रियासत के हक में नहीं रही है। वो हमेशा आपको रियासत मुखालिफ ही नजर आती है और अपनी जात को बचाने के लिए नजर आती है। जो अमेरिकी साजिश का जो बयानिया गढ़ा गया था साइफर वाला, वो भी सिर्फ इसलिए था कि जब इनकी हुकूमत आईनी तरीके से जा रही थी तो इनको ये था कि मैं जब अवाम में जाऊंगा तो मेरी कारकर्दगी तो जीरो है। और हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि ऐसे पॉपुलर नारे जो है उसके पीछे एक सादा लो अवाम जो है वो लग जाती है। जब आप उनको ये बताना शुरू करेंगे अमेरिकी साम्राज्य, हमारी तमाम जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है उसका मसला ही अमेरिका की वजह से है और यहाँ अमेरिकी जंग में चले गए, अब मैं आ गया हूँ, मैं अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट वाला जो था वो भी एक ड्रामा था। मतलब एक एंकर ने सवाल किया कि अगर अमेरिका आपसे आपकी जमीन मांगेगा हमला करने के लिए दूसरे मुल्क में, तो क्या आप इजाजत देंगे? तो खान साहब ने कहा कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। हालांकि किसी ने मांगी ही नहीं थी, ना उन्होंने ऐसा कोई आपसे अभी तक मुतालबा किया था, लेकिन उस नारे को लेके, साइफर के नारे को लेके एक बयानिया बना दिया गया था। लेकिन वो भी तमाम उन झूठ की तरह था जो पहले खान साहब सारे झूठ बनाते रहे थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा तो खुदकुशी कर लूंगा। अब जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जा रहे, देखिए ये वही खान साहब है ना, जब वो ट्रंप से मिलके आए थे तो उन्होंने आके कहा था कि मैंने वर्ल्ड कप जीत के आया ऐसा लगता है। और उसके फौरन बाद जो था इंडिया जो था उसने कश्मीर के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया और खान साहब जो थे वो कुछ नहीं कर सके थे, वो दुनिया में कहीं से भी हमारे हासिल नहीं कर सके थे, तो सफारती तौर पर तनहा थे। अमेरिका के पास जाने का इस वक्त उनका मसला ये है, एक तो कि IMF के साथ जो पाकिस्तान की डील हो रही किसी तरह वो ना हो। पहले उन्होंने इस डील को खुद तोड़ा, फिर उसके बाद उनके जो वजीर खजाना थे, उन्होंने जो सूबाई वजीर खजाना थे उनके जरिए IMF को खत लिखवा कर कोशिश की कि ये डील ना हो। और अब भी जब IMF इतनी सख्त शराइत पाकिस्तान के ऊपर आयद कर रहा है, पाकिस्तान उनको पूरा कर रहा है जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफान है, उसके बावजूद भी खान साहब ये चाहते हैं कि अमेरिका के जरिए किसी तरह में लॉबिंग फर्म के जरिए वहां पे बता के पाकिस्तान के अंदर हालात बड़े खराब है। हालांकि ये हालात जो सियासी तौर पे है या इंतशार जो फैल रही है खान साहब की वजह से फैल रहा है। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो पुलिस के ऊपर हमला करें, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अदलिया के ऊपर हमला करें, लेकिन वो दुनिया के ऊपर वो ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश करें कि वो सबसे ज्यादा मजलूम है, ताकि IMF की डील रुक जाए, ताकि अदलिया के ऊपर प्रेशर पड़े, ताकि हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़े। और खाल में खलीलजाद जो है वो उस फुफ्फी की तरह है मोहल्ले की, कि जो जबरदस्ती जग फुफ्फो बनने की कोशिश करी है कि वो रोज एक बयान दाग रहे हैं। पहले आप जाके उस डील का हवाले से बात की, मैं यही पॉइंट आपका जो है वो डॉक्टर फारूक आदिल साहब की तरफ लेके जाऊंगा। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, में खलीलजाद को बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं दर्द उठ पड़ा है पाकिस्तान के हवाले से और उनके दाखिली मामलात के हवाले से। ये वही साहब थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जो कुछ किया सबको सामने है। तो ज़ल्मे खलीलजाद को फ़लस्तीन नज़र नहीं आता, कश्मीर नज़र नहीं आता, बाकी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ नज़र नहीं आती। ये पाकिस्तान ही बार बार क्यों ज़ल्मे खलीलजाद को नज़र आ रहा है और उसके ऊपर PTI वाले उसको ट्वीट्स एंड रीट्वीट्स करते हुए क्यों हमें दिखाई दे रहे हैं? ये क्या माजरा है सर? शुक्रिया यासिर। है कि आपके पैनल में शायद मैं वाहिद आदमी हूँ जिसे ज़ल्मे खलीलजाद से मिलने का मौका हासिल हुआ। ये जून 2001 शख्स से मुलाकात हुई।
और रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब की क़यादत में हम उनसे मिले। और इस शख्स के मुंह से जब पाकिस्तान का लफ्ज निकलता था, पाकिस्तान का नाम निकलता था, इस शख्स का चेहरा बिगड़ता था। ये पाकिस्तान से ये शख्स इतनी नफरत करता है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। और इस शख्स के मुंह से पाकिस्तान के लिए 1 घंटे की मुलाकात में हमने कोई कलमा खैर नहीं देखा, नहीं सुना। 9/11 से पहले की बात है, ये 2 महीने कम से कम। तो 9/11 से पहले ये शख्स पाकिस्तान के बारे में उधार खा के बैठा, और ये शख्स उस वक्त हमने महसूस किया कि व्हाइट हाउस पे बैठा हुआ ये शख्स यकीनन खित्ते पर कोई तबाही लेकर आएगा, और फिर वो तबाही आई। आज ये पाकिस्तान की किस मोहब्बत में मुब्तला है, इसका इशारा अभी सोलंकी साहब ने किया। ये जो डेविड और लाख साहब हैं, जिनके साथ पीटीआई ने मुआहिदा किया था, और वो अभी बताया सोलंकी साहब ने कि ये वो साहब हैं जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर लॉबिंग करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पीटीआई का इस नुक्ता नजर से डेविड और लॉक से या जल्बे खलीलजाद से या दीगर लोगों से कनेक्शन क्या है। 19 मार्च की बात है, कम से कम 4 साल पहले। 19 मार्च को जो माइक पोम्पियो था, अमेरिका का वजीर खारजा, उसने एक स्टेटमेंट दिया और उसने अमेरिका को 5 खतरात गिनवाए। उन 5 खतरात में से एक खतरा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम था। फिर ये वही माइक पोम्पियो था और वही उसका प्रेसिडेंट था ट्रंप, जिसके पास इमरान खान गए और व्हाइट हाउस की लाबियों में तन्हाई में उनकी वहां गुफ्तगू हुई, राज़ो न्याज हुए। उस राज़ो न्याज के बाद इमरान खान जब पाकिस्तान आए, और अभी मेरी बहन शनीला कह रही थी कि उन्होंने ऐलान किया कि मैं वहां से एक वर्ल्ड कप लेके आ गया। तो वर्ल्ड कप क्या था? पहला वर्ल्ड कप तो वही था 5 अगस्त का कश्मीर वाला, और दूसरा वर्ल्ड कप पाकिस्तान के दिफाई प्रोग्राम को कमजोर करने का एक मंसूबा था। एक बैनुल अक़वामी साजिश पहले से मौजूद है, इमरान खान उसका हिस्सा है। क्यों? इसकी और भी हमें शवाहिद मिलते हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, शवाहिद हैं, और कुछ शवाहिद जो हैं वो डॉक्टर साहब के पास भी हैं। नईम मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि खान साहब जो हैं वो अमेरिका को अब खुश करके कौन सा वर्ल्ड कप हासिल करना चाहते हैं? दुनिया इस वक्त चीन की तरफ देख रही है कि चीन दुनिया को कह रहा है विन विन चलें, खान साहब अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। देखिए, हुकूमत से रुखसत होने के बाद उन्होंने पॉपुलर होने के लिए जो बयानिया तरतीब दिया, वो उन्होंने मगरब मुखालिफ एक बयानिया दिया और अपनी इल्ज़ाम भी आयद किया कि रिजीम चेंज। अब उन्हें पता है कि इलेक्शन जल्द या बदेर होने, और इसमें ये इस तासर की नफ़ी की जाए, यकीनन इस पहलू के लिए उन्होंने लॉबिंग फर्म हायर की। लेकिन जो प्रोफाइल है, जो तफसील से सोलंकी साहब बता चुके हैं, एक जानिब उनका बयान ये है कि हमने किराए की, हमने सिपाही बने हैं, जंगें फजूल लड़ी हैं अफ़गानिस्तान में। तो ये साहब रेगन से लेके बुश तक, और आखिरी तो हुआ वहाँ जिस तरीके से अशरफ गनी हुकूमत रसवा होकर निकली है, इनको तो वहाँ जो अमेरिका में बाद में इंक्वायरी कमीशन बना है, वहाँ पे आग बुला के ग्रिल किया गया कि आपने क्यों नहीं इसका ये किया कि जलमे जलील खान, ये स्पेशल कंट्रोवर्शियल फिगर है बहुत। तो अब ये है कि पास वहाँ मिल गए काबे को सनम खाने से। जो अशरफ गनी का तर्जमान है, जो उनकी PR कर रहे थे, वही आज इमरान खान साहब की PR। और इनके एक और अजीज़ हैं स्टीफन कोन, जिन्हें यहाँ उन्होंने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक लिखा, जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में भी वो आए। तो इनका एक क्लियर एजेंडा है, और ये कोई बड़ी बात नहीं होती। सोलंकी साहब अमेरिका में सहाफ़त कर चुके, वहाँ किसी सेनेटर से और इनसे हमें इसको ज़्यादा संजीदा भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक मामूली बात होती है। कंपनी CIA का एक्स स्टेशन चीफ जो है वो मामूली बात तो नहीं है, लेकिन चलें मैं आपका पॉइंट आ गया। इससे तासर ये बनाना चाहते हैं कि भाई हमारी एक्सेप्टेंस है वहाँ, जो कि ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के रहे हैं, और अभी वहाँ ट्रंप के ऊपर जो क्राइसिस चल रहा है, आप तो डोनाल्ड लू के पीछे पड़े होंगे किसी तरीके से, वो मान ना ज़ल्मे खलीलज़ाद ट्रंप को बचा सके हैं और ना इन्हें बचा सकेंगे। ठीक, दोनों ने बिलाखिर अरेस्ट ही होना है। ठीक है, आगा साहब आपकी तरफ आते हैं। आगा साहब फरमाइएगा, खान साहब ने माना है कि जनाब ये जो पैसे दिए गए थे शौकत खानम को, उस पे से उन्होंने कुछ किसी प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट में भी लगाए हैं। तो अब ये बताइएगा, ये जो पैसे इन फर्म्स को दिए जा रहे हैं,
सर इसका फिर सोर्स भी कुछ मशकूक सा है, हमें कोई मालूम नहीं है पैसे कहाँ से हैं। कि ये पैसे उन बेचारों के तो नहीं है जो कि इसलिए पैसे देते हैं शौकत खानम को कि गरीबों का इलाज हो सके, इसलिए नहीं कि लॉबियस्ट फर्म्स हायर हो सकें। योर टेक ऑन इट सर। देखिए, बात यह है कि शायद आप ही के प्रोग्राम में मैं पहले भी 2 दफ़ा ये डिमांड कर चुका हूँ कि शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल का जो अपना ऑडिट है वो शेयर किया जाए, जो कि कानूनी तौर पे हर सूरत में करना चाहिए। एक ट्रस्ट के तौर पे वो रजिस्टर है, लेकिन उसकी ऑडिट रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पे हमें नहीं मिलती है। उसकी ऑडिट रिपोर्ट हमसे कभी शेयर नहीं हुई है पब्लिक से, जो उनको पैसे देती हैं। और शौकत खानम पंजाब में मौजूद है, लाहौर में है, और पंजाब गवर्नमेंट के ही कानून के तहत ट्रस्ट का जो है लॉज उनके तहत काम कर रहा है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी कभी तकलीफ गवारा नहीं की है कि कानून के तौर पे ये लॉ है कि जो ट्रस्ट हैं उन्होंने अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो शेयर करनी होती है पब्लिक के साथ, क्योंकि वो हमसे और आपसे पैसे लेते हैं। वो नहीं की गई है कभी भी। तो ये पैसे कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं और कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता होता है। और हमने पहले भी देख लिया है कि शौकत खानम के लिए आए हुए पैसे फॉरेन फंडिंग केस में हमने देखा है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए, और फॉरेन फंडिंग के आए हुए जो पैसे हैं वो फिर कहाँ इस्तेमाल हुए। ये एक बहुत लंबी बात है। इसमें बात सिर्फ ये है कि जब कानून को डोरमेंट होके बैठा होता है तो उसका फ़ायदा उठाया जाता है, और इस मामले में भी यही है। क्या किसी ने रोका है, किसी कानून ने रोका है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट कहे शौकत खानम को कि आप 10 साल की जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट है वो पब्लिक करें? क्या कानून को रोकता है? कानून तो कहता है कि पब्लिक होनी चुपचे हुए सवाल उठाए हैं। आपकी तो इजाजत से हम जो है सर दूसरे मौजू की जाने भी बढ़ेंगे। और दूसरा मौजू जनाब इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल के इंतखाबात मुलतवी होने का तफसीली हुक्मनामा जारी कर दिया है। अब ये जो पंजाब के आम इंतखाबात होने थे ये 8 अक्टूबर को होंगे। वजूहात उन्होंने बयान की हैं, दहशतगर्दी अमले की अदम दस्तियाबी, दरकार सिक्योरिटी एहलकारों की अदम फराहमी, फंड्स के मसाइल इलेक्शन के शफाफ इनकाद में रुकावट बनेंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आइन के तहत वक्त पर इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन की ही की जिम्मेदारी है, लेकिन शफाफ इलेक्शन करवाना भी तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर बयान की गई ज़रूरियात और अमन अमान के हालात दुरुस्त नहीं होते तो फिर इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं तो फिर क्या ऐसे सब फरीक मान जाएंगे जनाब? और पहला सवाल सर मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपसे होगा, ये फरमाइएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के इलेक्शन अब अक्टूबर को करवाने का ऐलान कर दिया गया है, शफाफ इंतखाबात के लिए कितना अहम है? आपको याद होगा कि जब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हुई और ये आइन का जो आर्टिकल है 90 दिन में इंतखाबात कराने का, उस पर बहस शुरू हुई, तो इसी प्रोग्राम में मैंने तफसील से आपको बताया था कि ज़रूरी होगा कि जिस तरह के हालात हैं और जो नए आइनी और कानूनी और सलामती के सवाल उठे हैं, उसकी रोशनी में ज़रूरी होगा कि तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक कर लें कि एक ही दिन इलेक्शन कराएं। ठीक। और क्योंकि पार्लिमान की मुद्दत वस्त अगस्त में ख़त्म हो रही है, तो 60 दिन के बाद इलेक्शंस कराना वो अक्टूबर में ही बनते हैं, जिसका ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया है। उसकी जो वजूहात हैं वो आइनी भी हैं, कानूनी भी हैं। आइन के अंदर जहाँ ये लिखा है कि अगर कोई असम्बली टूटे वक्त से पहले तो 90 दिन में इंतखाबात हों, वहाँ ये भी है कि इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना कराना वो ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की आर्टिकल 218(3) के तहत। ठीक। साथ ही आइन के अंदर आर्टिकल 51(5) जो है उसके अंदर लिखा है कि इलेक्शंस जो पिछला पब्लिश्ड जो सेंसस होगा उस पे होंगे। इस वक्त जो है वो एक सेंसस ऑनगोइंग है जो कि अप्रैल में ख़त्म होगा और फिर नई डिलिमिटेशन होंगी। तो इस वक्त अगर आप इलेक्शन पे जाते तो एक तो आप महरूम करते पाकिस्तान के जो साबिक फाटा के लोग, क्योंकि वो पिछले सेंसस में शामिल नहीं थे और उनका सेंसस इस दफ़ा पहली दफ़ा हो रहा है, एहतिजाज भी कर रहे हैं, तो वो एहतिजाज भी कर रहे हैं। इसी तरह से पिछले सेंसस को सिंध और बलूचिस्तान ने कबूल नहीं किया था और फिर इमरान खान की सरकार ने, उनकी सदारत में ये सब कुछ हुआ था। ठीक। तो
ऐसे बहुत सारे आइनी कानूनी सिक्योरिटी के मामलात हैं जिसके लिए ये ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो सेक्शन 58 के तहत अपना इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इसको 8 अक्टूबर तक ले गए हैं, तो ये कानून के मुताबिक है और आइन के मुताबिक। आइन और कानून के मुताबिक है। शनीला साहिबा, क्विकली आपकी तरफ जाते हैं, हम क्विक जो है जवाब भी लेंगे। ये फरमाइएगा, तमाम सियासी जमातों को एक बयानिए के ऊपर या एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा कर पाएंगे ये जो एपीसी अगर मुजवजा होती है, और उसमें क्या खान साहब जो हैं इसमें शिरकत करके एक पेज पे आ सकेंगे? देखिए, खान साहब जो है वो शुरू दिन से एपीसी में अगर आना चाहते हैं तो एक ही नुक्ते पे आना चाह रहे कि इलेक्शन जल्दी करवा दिए जाए, और हुकूमत उनको यही कह रही है कि जी इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर हो गया। और खान साहब ने, हम इस प्रोग्राम में बारहा ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को तोड़ने में। उनको नहीं तोड़नी चाहिए थी, उनको कौमी असेंबली के अंदर भी रहना चाहिए था, अपनी असेंबलियों को भी इंटैक्ट रखना चाहिए था। और मैं तो पहले दिन से इस की खामी थी कि इलेक्शन सूबाई असेंबलियों के और कौमी असेंबलियों के एक ही दिन में होना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातों के रवैये हैं उसमें ये नहीं होना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई हुकूमत बैठी होती और उसके जरिए निगरानी जो है वो कौमी असेंबली के इलेक्शन हो रहे होते, तो इलेक्शन किसी ने नहीं मानने थे। और पिछली दफा आगा साहब ने भी, इकरार साहब ने भी ये बात की थी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर जो हम कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ला रहे हैं उसके होते हुए कौन सी सियासी जमात जो है, खासतौर पर पीटीआई जो इलेक्शन को मानेगी। तो ये बहुत अच्छा है, और जो इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाया है इसको आर्टिकल 254 जो है वो सपोर्ट करता है आइन का, कि अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हो रहे, बाद में होंगे, तो उनको भी आईनी सपोर्ट हासिल होगी। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, ये फर्क है कि आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी का जो अमला इस वक्त ऑपरेशंस के अंदर मसरूफ है। ऐसे हालात के अंदर क्या शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो पाएगा? अगर शफाफ इनेकाद नहीं होते फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और अगर शफाफ इंतखाबात नहीं होते तो उसके नतीजे में रियासत एक और बहरान का शिकार हो जाएगी, और वो बहरान ऐसा नहीं होगा जैसा आज नजर आ रहा है। जो आज का बहरान है ये भी एक साजिश के ताने बाने के अंदर जकड़ा हुआ है, और ये साजिश का ताना बाना ऐसा है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ने मिलकर पाकिस्तान को यरगमाल बना रखा है। उसका एक आपको मुजाहरा नजर आता है कि किसी वक्त एक शख्स उठता है, वो असेंबलियां तोड़ के मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश करता है। इसी तरह बात उसके सहूलतकार सामने आते हैं, और सहूलतकार इस किस्म के इकदाम करती है जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक और मुसीबत का शिकार हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम एक और इलेक्शन कराएं तो सच्ची बात यह है कि हमारे दरमियान जंग जदल शुरू हो सकती है। इलेक्शन जरूरत है पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की, इलेक्शन जरूरत नहीं है पाकिस्तान के मसाइल को बढ़ाने की। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। आगा साहब, आपकी ये फरमाइएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से बात की जा रही है कि कंटेम्प्ट हो सकती है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो ये फरमा दीजिएगा, ये पीटीआई की जानिब से बयानिया बनाया जा रहा है, इसके ऊपर अगर ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ हो तो क्या कंटेम्प्ट लग सकती है? देखिए जी, ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, हम जो इलेक्शन लाडला करवाना चाहता है हम उसके मुतमिल हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन लाडला फिर लाडला है। जहाँ तक बात है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो मुझे तो यही डर लग रहा है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसके थाना कचहरी के जो स्टार्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हो सकता है कि कंटेम्प्ट में पूरे के पूरी हर चीज़ कोई रोल अपना यानी कि बसात ही पलट दी जाए। तो ये तो मुझे एक डर लग रहा है। डर मैं आज आपको और भी बता रहा हूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से। मुझे ये भी डर लग रहा है कि पीटीआई ने अपना इंटरनल ये फैसला कर लिया है कि कोई इलेक्शन अगर नहीं भी करवाता है तो 30 अप्रैल को पीटीआई अपना एक इलेक्शन करवाने जा रही है पूरे पंजाब में अपने दफातर के बीच में, क्योंकि मकसद पीटीआई का क्योस पैदा करना है पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा करना है कि पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं वो उसके आगे सरेंडर कर जाएं। ये बहुत खौफनाक सिचुएशन मानने जा रही है। ये अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन है कि जो पीटीआई के इंटरनल जो हल्के हैं उनमें ये बात शुरू भी हो गई है कि आप अपना काम शुरू करें, और जितने भी आपके दफातर है पंजाब में उसमें 30 अप्रैल को इलेक्शन होगा। देखना यह है कि क्या रियासत एक शख्स या एक ग्रुप को, एक गिरोह को इतनी इजाजत देती है कि वो जो मर्जी करना चाहे इस मुल्क के साथ और करता रहे। मैं ये इतना ही कहूँगा।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ फरमाइएगा कि पीटीआई की जानिब से बयानिया बनाया जा रहा है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज तैयार नहीं है, यानी पीडीएम तैयार नहीं है और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नवाज तैयार नहीं है। उनकी तरफ से जवाब आ गया कि हम तैयार हैं, हमने जो प्रोसेस है वो भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये फरमाइएगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज तैयार नहीं है या इस वक्त हालात तैयार नहीं है कि इलेक्शन हो सकें? अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात की अदायगी सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से मंजूर शुदा इदारों और तंजीमों को करें। याद रखें, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कालादम तंजीमों को किसी भी किस्म की मावनत फराहम करना कानूनन जुर्म है। कालादम तंजीमों, उनके ज़ैली इदारों और ज़ेर निगरानी तंजीमों की फहरिस्त जानने के लिए नेक्टा की वेबसाइट विजिट करें। हुकूमत पंजाब। ये वो तारीख़ी मकाम है जहाँ पर 23 मार्च 1940 को जनूबी एशिया के मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत एक अहद किया था। वो जो एक जज्बा और बलबला उम्मत मुसलमान में हुआ करता है आज़ादी का, वो लोगों के अंदर मौजूद था। अवेयर करना और उसके बाद उनको पॉलिटिकली मोटिवेट करना, उनको रियलाइज करवाना कि उनके राइट्स क्या है। मेरा एक सिपाही है खैबर शिकन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। मैं रमज़ानुल मुबारक की आमद की मुबारकबाद तमाम मुसलमान भाइयों को दूंगा। और दूसरा ये कि जो डराया है रमज़ान में हमें आगा साहब ने, ये रहमतों और बरकतों का महीना है, इसमें हमें डरना नहीं चाहिए। और जो सिनेरियोज़ उन्होंने पेश किए वो ये है कि रमज़ान में बाद अज़ अफ्तारी तफरी का सामान भी होना चाहिए कि अपना इलेक्शन करवाने में सोलंगी साहब कोई हर्ज नहीं। रेफरेंडम भी अपने यहाँ हुए हैं और ठप्पे भी अपने लगाए हैं और हुकूमत भी अपनी बना लें, तो इस जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। और जो तफसील से सोलंगी साहब बता चुके हैं कि माशी रुकावटें क्या हैं, जो अमला दरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, एक लीडर का काम होता है कि वो ये सोचे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। असम्बलियाँ तोड़ने से पहले सोचा होता। आज अगर हुकूमत पंजाब और KPK की होती तो वो डिलीवरी बेहतर करते रमज़ान में लोगों की, और लोग कहते हैं कि वाकई इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के से हट के अच्छा काम किया है, वो डेवलपमेंट कार्ड और वो स्कीम्स जारी रखते। लेकिन इन्होंने एक आइनी बहरान में मुब्तला किया, और आइनी बहरान कभी कोर्ट से सेटल नहीं होते। उसके लिए आपको इजमा, कसास और एक कॉन्सेंसस चाहिए होता है, और कॉन्सेंसस हमेशा पॉलिटिकल होता है। तो अब भी वक्त है, ये जो तफसील से हमारे पैनलिस्ट बता चुके हैं कि हमने ये देखा इसमें पोस्ट 1986 के मुख्तलिफ दिन इंतखाबात मुनक्कद कराने के क्या नताइज होते हैं और पोलराइजेशन में मज़ीद इजाफा होता है। तो उसके बाद एक तरीक़ाकार ढूंढा गया कि हम एक ही रोज़ कराएं इंतखाबात। और प्रोग्राम शुरू होने से कबल सोलंगी साहब ने, मैं ये चाहता हूँ कि वो भी बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये इस सिनेरियो को नहीं कर सके। इन्होंने, अगर मैं इनको कोट अनकोट करूँ तो इन्होंने ये कहा कि अगर ये देखें, ये तो अब इंतखाबात से करीब असम्बली तोड़ेगी। अगर एक सूबाई असम्बली वजूद में आती है और वो साल 6 महीने के अंदर तहलील हो जाती, तो उस डेड लॉक का, उस क्राइसिस का क्या हल है। हमारे आइन साज इदारों को और अदलिया को इस पे भी सोचना होगा कि ये जो आज कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डेड लॉक आया है, ये फ्यूचर में भी आ सकता है। वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल करना चाहिए। और दूसरा, कोर्ट में जो डिसीजन हमारी काबिल एहतराम अदलिया ने भी जो दिया, उसके अंदर भी उस फैसले में मैं ये कहूँगा कि मुख्तलिफ जो पर्सपेक्टिव हैं उस तरह मद्देनज़र नहीं रखे
जो आज रखे जाने चाहिए थे। और अक्टूबर के इंतखाबात से पहले भी ये ज़रूरी है, मैं अभी फिर दोबारा रहा हूँ कि अक्टूबर में इंतखाबात तब भी मुनक्किद होंगे अगर हम टेररिज्म की वेव जो है इसको क्रश करेंगे, अगर हमारी IMF के साथ डील होगी, माशी इस्तेहकाम आएगा और मुल्क जो है वो जिन क्राइसिस में घिरा हुआ है उस पर फोकस। तो इसके लिए पॉलिटिकल फोर्सेस को चाहिए कि इंतखाबात खा अप्रैल में हो, अक्टूबर में हो। इस वक्त ये जो फेज़ है इसके अंदर पाकिस्तान पोलराइजेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और बड़े हादसे से भी पाकिस्तान बच जाएगा अगर कंसेंसस डेवलप हो जाता है। जनाब, हम प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट की जानिब जाते हैं। PTV एक कौमी इदारा है, PTV आप सबका इदारा है, PTV किसी एक जमात का इदारा नहीं है। और यही वजह है कि कौमी दिन के ऊपर कोई भी दिन होते हैं हम पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी कर रहे होते हैं। और जो एक बयानिया सोशल मीडिया के ऊपर PTV और उसके जो हुकाम हैं उनके ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है, तो यकीनन जो हमारी मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मरीम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने उस बयानिए को न सिर्फ रद्द किया है बल्कि जो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने फील्ड में अपना आप मनवाया है उन्हें जो है मौका दिया है कि वो अपना काम जारी रखें और भरपूर तरीके से वो जारी रखें। और यही वजह है कि PTV ने एक काविश की है कनेक्ट करने की माजी के साथ, हाल के साथ, और ख़ास तौर पर नौजवानों को बताने के लिए कि पाकिस्तान कितनी जद्दोजहद से हासिल किया गया है। 23 मार्च को जो सफ़र शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। चैलेंजेस बहुत हैं लेकिन इनसे भी इंशाल्लाह ओहदा बरा हो जाएंगे। एक छोटी सी आपको हम दिखा देते हैं PTV काविश, अगरचे हमने एडिट की है, ये आप देखिए फिर वापस आते हैं जी। 22, 23 और 24 मार्च को लाहौर मंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक अजीमुशान जलसा मुनक्किद हो रहा है जिसमें मुसलमानों के जय्यद रहनुमा शरीक होंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आप सबसे इस जलसे में शिरकत की इस्तदा की जाती है। ये ऐलान सुनते ही मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त लाहौर के मंटो पार्क की जानिब रवा दवा है, जहां अब से कुछ ही देर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपना तारीखी खिताब करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज 22 मार्च का दिन है और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस वक्त जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। नाज़रीन, कायदे आज़म की तकरीर के बाद लोग इंतहाई पुरजोश हैं। जैसा कि आप इस वक्त मेरे इर्द गिर्द में देख सकते हैं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, इंतहाई जोशीले अंदाज में इस वक्त नारेबाजी जारी है और ये कह रहे हैं कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। आज 23 मार्च है और आज के इज्तिमा में एक अहम करारदाद पेश होने जा रही है। इस करारदाद को करारदाद लाहौर का नाम दिया जा रहा है। 24 मार्च को रात 11:30 बजे ये करारदाद मंजूर कर ली जाती है। 1941 में इस करारदाद को करारदादे लाहौर से करारदादे पाकिस्तान का नाम देकर अपना नस्ब-उल-ऐन तय कर लिया जाता है। जी जनाब, ये आपने काविश देखी और यकीनन सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है। सुलंगी साहब, जो सिंध असम्बली थी सबसे पहले करारदाद उसने पास की थी पाकिस्तान के साथ इलाक़ की, क्या हम भूल गए हमने कितनी जद्दोजहद से ये मुल्क हासिल किया था? आज जो चैलेंजेस हैं ऐसे लग रहा है कि जैसे हर कोई अपनी अपनी समत में लगा हुआ है। आपने ठीक कहा। 23 मार्च 1940 को जो लाहौर करारदाद के नाम से मशहूर हुई थी, 83 साल उसको हो चुके हैं और इस करारदाद के ठीक 3 साल बाद मार्च 1943 में सिंध असम्बली मुत्तहदा हिंदुस्तान की पहली सूबाई असम्बली थी जिसने पाकिस्तान के हक़ में करारदाद मंजूर की। तो जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं उस वक्त जो बुनियादी जो नुक्ता था इस करारदाद का वो यही था कि अगर मुत्तहदा हिंदुस्तान को अगर आज़ादी मिलती है तो उस सूरत में भी जो मुस्लिम अक्सरियती जो सूबे हैं जिनको रियासतों का नाम दिया गया था उनके पास मुकम्मल खुद मुख्तारी होगी। सही। फिर 1 साल बाद इस करारदाद को तब्दील करके करारदाद पाकिस्तान बना दिया गया और फिर ये एक तरह से बुनियाद बनी पाकिस्तान की। लेकिन इसकी रूह के अंदर वफाकियत और वफाकी जमहूरियत ये इसकी रूह है।
इसीलिए जब पाकिस्तान का पहला मुत्तफ़िका आइन 1973 का बना 10 अप्रैल 1973 को, तो उसका जो ढांचा है वो वफाकी और जमहूरी है कि उसमें सूबों को खुद मुख्तारी भी है, ऊपर जो है वो सेनेट जो है सूबों की नुमाइंदगी करती है, और फिर एक आदमी एक वोट के नाम पे आपकी कौमी असम्बली है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी कोशिश है, और जिस तरह से रिक्रिएट किया है ब्लैक एंड वाइट में, इससे ज़रा जो नौजवान हैं उनको जुड़ने में और तारीख़ में दिलचस्पी मिलती है। लेकिन इस पर इन्हिसार, इस पर इक्तफ़ा ना करें। ये इब्तिदा होनी चाहिए किताबें पढ़ने की, क्योंकि सिर्फ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और फॉरवर्ड मैसेजेस से आप नहीं पढ़ सकते। असल जो किताबें हैं, चाहे वो आप किंडल पे पढ़ें या कागज़ पे पढ़ें, उसकी अहमियत अपनी अहमियत है। ठीक है शनीला साहिबा, आप क्योंकि आपका मीडिया एंड सोशल मीडिया का बड़ा एक्सपोजर है, ये फरमाई गई काविश आपको कैसी लगी है, और इस तरह की जो काविश है उसकी इम्पोर्टेंस यूथ के साथ कनेक्ट करने में कितनी अहम हो सकती है? देखें, जैसे जो हमारा ये पाकिस्तान बनाया गया, जैसे भी मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि इसको हम वफाकी जमहूरी मुल्क बनाना चाहते थे, बदकिस्मती से आइन के साथ जो खलवाड़ होता रहा है, और जिस तरह से हमने हाइब्रिड रजीम एक ला के और इमरान जैसा तजुर्बा करके जो नौजवानों के जहन में इंतशार पैदा करने की कोशिश की है, जिस तरह उनको आइन से नफरत करवाने की कोशिश की, जैसे उनको सियासतदानों से नफरत करवाने की कोशिश की, उसमें ऐसी जो चीजें बन के सामने आ रही है वो हमारे नौजवानों को बताने की एक बहुत अच्छी काविश है कि देखें ये पाकिस्तान बना कैसे था, हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए कुर्बानियां कौन कौन सी दी थी, और जो कायदे आजम थे वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे, वैसा पाकिस्तान नहीं चाहते थे जो आज हमें नजर आ रहा है, जिसमें इंतशार है, नफरत है, सूबाई तासुब है। तो ये पीटीवी की एक बहुत अच्छी काविश है, और मेरे ख्याल में इससे भी और ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हमारी यूथ को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान असल में कैसा होना चाहिए और वो पाकिस्तान को कैसा बना सकते हैं। तो मैं इस पे बहुत ज्यादा काबिल सताइश है ये काविश मेरे नज़र। ठीक है डॉक्टर फारूक, आज फरमाइएगा, खान साहब बार बार एक बात करते हैं कि जी 9 लाख 10 लाख बंदा जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है, पाकिस्तान से नौजवान मायूस हो चुके हैं, 4 डॉक्टर्स मेरे शौकत खाना में काम कर रहे थे वो चले गए सारे, इस तरह की मायूसी फैलाना और नौजवानों को आस उम्मीद ना दिलाना, तो ये मुझे बताएं ये कौमी खिदमत उसको हम कह सकते हैं सर? बिल्कुल नहीं। ये देखिए पाकिस्तान में इस वक्त एक तहरीक मौजूद है जिसमें लोगों को पाकिस्तान से मायूस भी किया जाता है और पाकिस्तान के बानियान से भी मायूस किया जाता है। आज ही मैंने एक इस्लामाबाद से ही बनी हुई एक वीडियो देखी है जिसमें कायदे आजम को एक ऐसे शख्स के मुमासिल करार दिया गया है जिसका न पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक है, न सियासत से, न पाकिस्तान से, न पाकिस्तान के मफादात से, उसके मुवासिल करार दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर एक साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम और ख़ास तौर पर यूथ को पाकिस्तान की मूवमेंट से, पाकिस्तान के मकासद से, पाकिस्तान के जमहूरी मकासद से दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इस तरह की कोशिशें जो हैं वो बहुत बामकसद हैं और इनमें मैसेज थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए और बतदरीज ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आगा इकरार साहब, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारी यूथ को जो बेसिकली हमें जिन्हें बताना है कि हमने कितनी कुर्बानियों से हमारे इस्लाफ ने ये पाकिस्तान हासिल किया, और ख़ास तौर पे वो उन कश्मीरियों को देखें जो आज मकबूजा कश्मीर में हैं, उन हिंदुस्तानी मुसलमानों का हाल देखें, ये मवाजना किया जाना कितना ज़रूरी है आज के इस दौर में सर? बहुत ही खूबसूरत है कंटेंट वाइज भी, ये मैसेज बहुत ही खूबसूरत है प्रोडक्शन वाइज भी, इसके विजुअल ऑडियो ग्राफिक्स बहुत खूबसूरत हैं और ये दिल में उतर जाए वाली बात है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके शो की तरफ से कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आगे बढ़ी है और उन्होंने ये इस साल इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से मैं देख रहा था कि जो हमारी आप कह सकते हैं कि सिविल अदारे हैं, पिछले खासकर 4 साल में जो अपना पीटीआई का साल था उसमें सिविल अदारों ने कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस नहीं की थी, बल्कि ये जिम्मेदारी भी किसी और को दे दी गई थी। एक बात मैं सिर्फ इसमें कहूँगा, बड़ी जो मेरे दोस्तों ने बातें की हैं इन पर गौर करें, पाकिस्तान में खौफ के फ़लसफ़े उतारे गए हैं जो इस मुल्क के बच्चों को ये साज़ दिलवा रहे हैं कि इस मुल्क में रहने का कोई मकसद नहीं है, और वो ख्वाब जो कायदे आज़म ने देखा था वो नाकाम हो चुका है। हमने सब ने इकट्ठे होकर बच्चों को बताना ये ख्वाब नाकाम नहीं हुआ है, यही ख्वाब हकीकत है और यही ख्वाब हमारा मुस्तकबिल है। और ये जो
खौफ के फलसफी हैं, हमें इनको शिकस्त देनी है, सबको इकट्ठे होके एक साथ मिलकर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं तो यूथ के साथ सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल इंटरेक्ट आप ही करते हैं। इस वक्त यूथ को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर यूथ से होप छीन ली जाए तो फिर यूथ के पास क्या रह जाता है? देखिए, उनको नई उम्मीद जगानी होगी, और मैं एग्री करता हूँ सोलंकी साहब ने जो कहा, किताब से उनका नाता जोड़ें, और जदीद ज़राए ये भी जो हैं एनिमेशन से लेके और 3D जो हमारे पास मवाद है, इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास ही कंटेंट डेवलप होगा और हम इसको मुस्तकबिल में भी बाकी इदारों में भी। सोलंकी साहब जब रेडियो पाकिस्तान में थे तो उस वक्त जब पाकिस्तान बना तो सिर्फ रेडियो था, तो इन्होंने वो तारीख़ी जो तकारीर हैं महफूज की। इस सारे ज़ख़ीरे को आवाम के लिए ओपन किया जाए। नौजवानों के लिए हमें उन्हें एक नई सिमत देनी होगी और उनकी को सियासी आज़ादियाँ देनी होंगी, हकूक़ देने होंगे। कथा कलामी की माजरत, ये फरमा दीजिएगा कि नौजवानों को रियासत के आमने सामने खड़ा करने से क्या हमको इन्हें सिमत दे सकते हैं या दीवार की तरफ लेके जा रहे हैं? देखें, अभी तक तो ये है कि बाकी सियासी पार्टियां वर्क नहीं कर रही, और इतने सारे एजान में भी मुझे वो इतने नौजवान नज़र नहीं आए जितने दावे किए जा रहे थे कि यूथ यहाँ है। तो ये एक स्पेस है, वो हमारे इस मुल्क का मुस्तकबिल है, उनके लिए अपवर्ड सोशल मोबिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक फ़िक्रा कहूँगा, कल एक आला सरकारी अफसर ने एक नौजवान तालिब इल्म को अपनी कुर्सी पे फ़ोटो सेशन के लिए बिठाया। तो मैं ये चाहूँगा कि जिस कुर्सी पे वो तालीम हासिल कर रहा है वो कुर्सी अच्छी होनी चाहिए, और वो चंद घंटे के लिए नहीं बल्कि वो किसी भी ओहदे पे पहुँचने का फ़ायज़ हो, वो उसका बाप गरीब भी अगर हो, वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ा और सरकारी अस्पताल में भी पढ़ा, तो उसके लिए आगे बढ़ने के वैसे ही मौके होने चाहिए जो अशराफिया के बच्चों के लिए होने चाहिए। इस चीज़ की जब हम ज़मानत देंगे तो रियासत पाकिस्तान के साथ नौजवान आज भी प्यार करते हैं, मज़ीद प्यार करेंगे, मज़ीद प्यार करेंगे। आई हैव टू वाइंड अप जनाब। मुझे शुक्रिया अदा करना है मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब का, शनीला मार साहिबा का, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब का, आगा इकरार हारून साहब का। आप सब पैनलिस्ट ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से आज के तीनों मौज़ूआत को समेटा है जनाब। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।